देखिए, यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से आई बाढ़ ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें पानी में डूब गई है। तो दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, आपको दिखाते हैं। यमुना नदी दिल्ली में अब जानलेवा हो रही है, जिसने 3 मासूमों की जान ले ली। मुकुंदपुर चौक के पास जमे पानी में नहाने गए 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना दोपहर 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पानी में डूबे तीनों बच्चों के शव निकाल लिए गए हैं। बच्चों को डूबता देख वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोशिश असफल रही। तीनों बच्चों के शवों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से घरों में पानी भर गया है। राजधानी में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं, जो दूसरी फोर्सेस के साथ लगातार लोगों को बचाने में लगी हैं। एनडीआरएफ ने पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली और नोएडा के बाढ़ प्रभावित इलाकों से कई जानवरों का भी रेस्क्यू किया है। इन खबरों के बीच राहत वाली बात यह है कि शनिवार के मुकाबले दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरे से लौटते ही दिल्ली के एलजी से बाढ़ राहत कार्यों को लेकर फोन पर बात की। फ्रांस से गृह मंत्री अमित शाह को फोन लगाया और दिल्ली में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। दिल्ली में यमुना के वाटर लेवल में लगातार गिरावट की खबर सुनने के बाद दिल्ली वालों ने जैसे ही थोड़ी राहत की सांस ली थी कि तेज बारिश ने आसमानों पर पानी फेर दिया। बाढ़ के बीच बारिश के कहर को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। एक तरफ दिल्ली में हाहाकार है, लाचारी है, बेबसी है, तो दूसरी तरफ आफत की मारी दिल्ली के सामने कीचड़ में सनी सियासत है। दिल्ली में नीचे से लेकर ऊपर तक 3-3 सरकारें हैं, 70 विधायक हैं, 7 सांसद हैं, 250 निगम पार्षद हैं। और जब दिल्ली पर बड़ी मुसीबत आई तो बचाने के लिए सेना को उतारना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शनिवार शाम को बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में बाढ़ प्रभावित 6 जिलों में एक मंत्री की तैनाती कर दी है, जिनमें से साउथ ईस्ट जिले का प्रभार कैलाश गहलोत को दिया गया है। ईस्ट जिले में सौरभ भारद्वाज को भेजा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में आतिशी होंगी, तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में राजकुमार आनंद की तैनाती की गई है। सेंट्रल में इमरान हुसैन होंगे, तो गोपाल राय को शाहदरा भेजा जाएगा। सीएम केजरीवाल ने निर्देश दिए हैं कि हर जिला इंचार्ज मंत्री ही राहत और पुनर्वास संबंधित कामों के लिए जिम्मेदार होंगे। दिल्ली में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई पॉश कॉलोनीज तक बाढ़ का पानी ऐसे पहुंचा है कि वो तालाब नजर आ रहे हैं। बस अड्डे से लेकर आईटीओ तक पूरा इलाका तालाब सा नजर आता है। हालांकि दिल्ली में यमुना के जलस्तर को देखें तो वो तेजी से घट रहा है। इस वजह से दिल्ली वालों के सामने कई और चुनौतियां पैदा होती भी दिखाई दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जैसे जैसे पानी उतर रहा है, बीमारी और महामारी के खौफ का मीटर चढ़ रहा है। दरअसल सैलाब आया तो लोगों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई। इस तरह के मवेशियों से निश्चित तौर पर कई सारी बीमारियों का खतरा है। जानकार बताते हैं कि सैलाब में डूबकर मरे मवेशियों को अगर समय रहते नहीं हटाया गया तो बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का विस्फोट किसी भी वक्त हो सकता है। पानी के स्तर बढ़ने के बाद बहुत सारी बीमारियां जो संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों बढ़ती है। इस रिपोर्ट के बाद अगर बाढ़ की तस्वीरें आपको डरा रही हैं, तो रुकिए, परेशानी बस इतनी ही नहीं है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब 20 से ज्यादा इलाकों में पानी की समस्या खड़ी हो सकती है। यमुना के रौद्र रूप का असर उसके किनारे पर बने निगम बोध घाट पर भी पड़ा है। निगम बोध घाट के निचले हिस्से में पानी भर गया है और वहाँ दाह संस्कार पर रोक लगा दी गई है। यमुना के पानी में डूबी दिल्ली फिलहाल महामारी के उस टाइम बॉम्ब पर सवार दिख रही है, जिसमें किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली यमुना की बाढ़ और लगातार बारिश से परेशान है, तो उससे भी ज्यादा खतरा आज उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड पर एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से फिलहाल अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटों के लिए प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि दूसरे सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। इस दौरान उत्तराखंड में आंधी तूफान की भी आशंका है। उत्तराखंड में हो रही बारिश दिल्ली की टेंशन बढ़ा देने वाली है। जैसे पहले भी बोला था कि 15 से आगे बढ़ने वाली है, तो आज अगर बात करें पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम।
और जहाँ तक भारी या बहुत भारी बारिश की बात है तो उसमें हमारे जो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के निचले वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनमें ज़्यादा संभावना है। साफ है, उत्तराखंड में अगर बारिश होगी तो उसका पानी नीचे मैदानी भागों में जाएगा और बहुत संभव है कि ये पानी अतरीकुंड बैराज में भी जाएगा। ऐसे में अगर जल्द कोई व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले समय में दिल्ली को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली और पहाड़ों पर तबाही मचाने के बाद पश्चिमी यूपी में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। पश्चिमी यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में आने से जनजीवन बेहाल हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से मैदानी इलाकों में नदियों के बढ़ते वेग का असर अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हो रहा है। कुछ दिन पहले तक मथुरा के जिन रास्तों पर गाड़ियां फर्राटा भर रही थीं, वो रास्ते यमुना के पानी में समाहित होने लगे हैं। फिलहाल मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी घुसने लगा है। नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से नदियों के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मथुरा में ही नहीं, यमुना ने बागपत में भी कहर ढा रखा है। बढ़े जलस्तर की वजह से यमुना का तटबंध टूट गया है, जिससे कई गांव में पानी घुस गया है। किसानों की फसल पानी में डूब गई है। तो कटान की वजह से बागपत में प्राचीन मंदिर नदी में समा गया, जिसके बाद यहाँ के लोगों में दहशत है। तो यूपी के फतेहपुर में स्कूल के बच्चे बारिश से परेशान पानी से जंग लड़कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। यहाँ थरियाव थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के कंपाउंड के अंदर और बाहर लबालब पानी भरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में बाढ़ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अगली खबर मेरठ से, दुखद खबर है ये। कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। इसके बाद सीएम योगी ने मेरठ जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। मेरठ के भवनपुर में शनिवार को कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कांवड़ लेकर आने के दौरान कई कांवड़िये करंट की चपेट में आकर झुलस गए। हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग झुलसे हुए हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से डाक कांवड़ का डीजे टकरा गया और उसमें करंट उतर आया। खबरों के मुताबिक कुल 32 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से डाक कांवड़ लेने गया था, जिन्हें हरिद्वार से जल लेने के बाद गाँव के मंदिर में जलाभिषेक करना था। भावनपुर गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि जलाभिषेक की सूचना इन लोगों ने पहले ही ग्राम प्रधान और बिजली विभाग को दे दी थी, लेकिन फिर भी बिजली आपूर्ति बंद नहीं की गई, जिसके बाद तो बड़ा हादसा हो गया। गाड़ी पर सवार कांवड़िये बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से 6 की मौत हो गई। वो कांवड़ अपनी लेके डीजे के साथ गांव में जा रहे थे और गांव के पास में ही वहां पे रोड के किनारे 11 kV की लाइन थी, जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे। हादसे के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों ने हादसे के लिए विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए जाम लगाकर घंटों हंगामा किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा से वापस लौटते हुए इस मुस्लिम मुल्क पहुंचे, जहां कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर्ज मांगने पहुंचे थे और उसी मुस्लिम मुल्क यूएई ने पीएम मोदी का ऐसा भव्य स्वागत किया, जिसे देखकर पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे देश चौंक गए। फ्रांस यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी शनिवार को यूएई गए, जहां यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और फ्रेंडशिप बैंड भी पहनाया। अपनी 5वीं यूएई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के साथ कई समझौतों और व्यापारिक मुद्दों पर सहमति जाहिर की, जिसमें आने वाले दिनों में भारत और यूएई स्थानीय मुद्राओं में कारोबार करेंगे और इसमें भारतीय रुपए और यूएई दिरहम दोनों का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसके अलावा भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर भी सहमति जताई गई। आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में खोलने पर सहमति बनी। भारत और यूएई ने साथ मिलकर आतंकवाद से निपटने पर भी चर्चा की। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक शाही भोज का भी आयोजन किया। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी पार्टियां एक बड़ा अलायंस बनाना चाहती हैं, जिसके लिए कल बेंगलुरु में बड़ी बैठक होने वाली है। और इससे पहले विपक्षी कुनबे को बढ़ाने की कोशिश के तहत कांग्रेस ने 2 और छोटी पार्टियों को इस बैठक का न्योता भेजा है। लोकसभा के रण में बीजेपी और एनडीए गठबंधन का सामना करने के लिए विपक्षी दल एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहते हैं। ऐसे में 17 से 18 जुलाई तक बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने 2 पार्टियों को इनवाइट किया है, जिसमें पहला नाम है यूपी की पार्टी अपना दल कमेरावादी,
जो यूपी में समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है। अपना दल के की तरफ से पार्टी प्रमुख कृष्णा पटेल बैठक में हिस्सा ले सकती हैं। कांग्रेस ने बेंगलुरु बैठक के लिए तमिलनाडु की एक क्षेत्रीय पार्टी को भी आमंत्रण भेजा है, जिसका नाम सामने नहीं आया है। इसके साथ ही बेंगलुरु की बैठक के लिए आमंत्रित की गई पार्टियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इस मीटिंग में सभी मुख्य विपक्षी नेता शामिल होने वाले हैं। पहले टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बैठक में जाने पर संशय था, लेकिन अब खबर है कि वो बैठक में शामिल होंगी। Whoever participated in the earlier meeting, all of them will participate here in Bangalore, and Bangalore's meeting, according to me, will be a springboard for all the opposition unity. विपक्षी नहीं, बीजेपी भी मिशन 2024 के लिए अपने कुनबे को मजबूत करने में जुट गई है और इसकी शुरुआत यूपी से ही हो रही है, जहां ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। तो अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें आ रही हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया है। दारा सिंह चौहान ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल किया था। दारा सिंह चौहान पहले बीजेपी में ही थे और योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। दारा सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और ऐसी चर्चा है कि वो जल्दी ही अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में घर वापसी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लगते नजर आ रहे हैं। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का भी बीजेपी के साथ जाना तय माना जा रहा है। ओपी राजभर ने बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की है। राजभर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री थे, लेकिन साल 2019 में उन्हें गठबंधन विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। अब देखिए, बिहार में शराबबंदी लागू होने और पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। लेकिन अब बिहार में सक्रिय शराब माफिया नाबालिगों और बच्चों को शराब तस्करी में शामिल कर रही है। नाबालिगों से शराब तस्करी का ऐसा ही एक मामला बिहार के कैमूर जिले से सामने आया, जहां रेलवे पुलिस ने ट्रेन से 4 नाबालिगों को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ लिया, जो शराब के कई टेट्रा पैक अपने साथ लेकर जा रहे थे। पैसेंजर ट्रेन से पकड़े गए चारों नाबालिग मुगल सराय से शराब के टेट्रा पैक खरीदकर बिहार के डेहरी ऑन सोन जा रहे थे। इसी दौरान सर्च ऑपरेशन करते हुए पुलिस ने शक होने पर इन 4 नाबालिगों को पकड़ लिया और जब तलाशी ली गई तो इनके पास से शराब के 90 टेट्रा पैक बरामद किए गए। शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए 4 नाबालिगों में से 3 डेहरी ऑन सोन के, जबकि एक भभुआ जिले का रहने वाला है। चारों नाबालिग आरोपी गरीब परिवारों से हैं, इसलिए शराब माफिया अब शराब तस्करी करवाने के लिए गरीब परिवारों के बच्चों को निशाना बना रहे हैं। तलाशी लिए तो लगा कि इन लोगों के पास कुछ है। अब उन लोग को हम लोग कपड़ा हटा के सब देखे, इनके पास बॉडी में चिपकाया हुआ, चारों लड़का के पास दारू मिला, किसी के पास 20-25 के हिसाब से बॉडी में चिपकाया हुआ मिला। बिना बारिश बाढ़, दिल्ली हुई लाचार। सवाल यही है, आखिर क्यों दिल्ली इतनी लाचार हो गई? क्या वजह है कि दिल्ली डूब गई? क्यों वक्त रहते सही कदम नहीं उठाए गए? बाढ़ के हालात के कुछ इलाकों में हर साल की परेशानी का वो सबब बनते नजर आए हैं, उन पर काबू क्यों नहीं पाया गया? कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिल्ली की परेशानी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज भी दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। हालांकि बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं जारी किया है। वहीं दूसरी तस्वीर में यमुना का लगातार जलस्तर गिरता देखा जा सकता है, लेकिन शनिवार को हुई बारिश ने एक बार फिर से परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। अगली तस्वीर दिल्ली के प्रगति मैदान की है, जहां इलाके में जल भराव है। लोग सड़क के किनारे टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं, लेकिन बारिश ने अब इनकी टेंशन बढ़ा दी है। अगली तस्वीर यमुना बाजार इलाके की है। यह हनुमान मंदिर में पानी है या फिर पानी में डूबा ये पूरा मंदिर है, आप खुद देखिए। चौथी तस्वीर राजघाट की है। हालात अभी भी बाढ़ जैसे हैं। और अगली तस्वीर आप देखेंगे मयूर विहार से, जहां बाढ़ के चलते पानी में डूबे सड़क किनारे रात गुजारते लोगों की मजबूरी दिखाई दी। अगली तस्वीर दिल्ली के जैतपुर की है। ऐसे ही हालात हैं खड्डा कॉलोनी में। बाढ़ प्रभावित सड़क के किनारे यहां पर अपने लिए शरण ढूंढ रहे थे, लेकिन आफत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अगली तस्वीर दिल्ली के यमुना खादर इलाके की है। राहत कैंप में भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं होती नजर आ रही हैं।
अगली तस्वीर यानी 8वीं तस्वीर शास्त्री पार्क की। सरकार के राहत कैंप पे लोग ठहरे हैं, लेकिन बारिश ने उन्हें ठहरने ना देने के लिए मजबूर कर दिया है, परेशान किया है। तो देखिए, दिल्ली में जो हालात बने हैं उसे शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। बाढ़ की मार झेल रहे दिल्ली वासी अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। घर में पानी है, जो उनका कीमती सामान है पानी से खराब हो चुका है। यमुना के कहर से कराह रही दिल्ली में फिर बारिश ने मुसीबतों को बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली, तुझे हुआ क्या? इस सैलाब की दवा क्या है? अपनी आंखों को टीवी स्क्रीन पर गड़ा कर देखिए। क्या ये वही दिल्ली है जो न कभी रुकती है न कभी थकती है, बस चलती ही जाती है? क्या ये वही दिल्ली है जो देश की राजधानी है, जहां से देश के विकास की कहानी गढ़ी जाती है? पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आज की दिल्ली को देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। कहना गलत नहीं होगा कि ऐतिहासिक दिल्ली में बाढ़ ने नया इतिहास रच दिया है। दिल्ली के वो इलाके जो देश की सांस्कृतिक विरासतों में शुमार हैं, जिन्हें देखने दुनिया भर से टूरिस्ट यहां आते हैं, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। यमुना जब उफान पर आई तो दिल्ली को दहला कर रख दिया। यमुना के पानी ने दिल्ली वालों को रुला कर रख दिया। इस उफनते सैलाब को देखिए। ये दिल्ली के जिस इलाके में भी गया, वहां जिंदगी को बेबस और लाचार बना दिया। दिल्ली का ये लाल किला देखिए, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों पर पानी ने पहरा बिठा दिया है। चारों ओर से सैलाब में से घेर लिया है। जिसके आसपास लोग घूमने, अच्छा वक्त बिताने आते थे, वहां अब जिंदगी थम गई। हमेशा गुलजार रहने वाला रिंग रोड सूना पड़ा है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां दिख भी रही हैं, तो सैलाब ने उनमें बैक गियर लगाने को मजबूर कर दिया है। लाल किले के आसपास यमुना का पानी इस कदर दाखिल हुआ कि नजारा किसी नदी जैसा दिखाई देने लगा। घरों के बाहर घुटनों से ऊपर तक पानी है। गाड़ियां लगभग पूरी तरह डूबी हुई हैं। सैलाब ने सिस्टम की कमर तोड़ कर रखी है। जिंदगी ऐसे गुजर रही है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। दिल्ली के आईटीओ इलाके की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए। राजधानी का पॉश इलाका पानी के प्रहार से जार जार हो गया है। सड़कों पर ऐसे गाड़ियां चल रही हैं जैसे नदी में नाव तैरती है। दिल्ली की इस हालत की जिम्मेदार यमुना को ठहराया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने उफान ला दिया। यमुना को खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा दिया। अंग्रेजों के जमाने का लोहा पुल तक बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका हो या फिर राजघाट, सैलाब की मार हर ओर नजर आ रही है। देखिए, बापू की समाधि स्थल के आसपास तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली के हालात बताने के लिए काफी हैं कि अभी तुरंत इससे निजात नहीं मिलने वाली। ऊपर से बारिश ने एक बार फिर दिल्ली की परेशानी को बढ़ाने का काम किया। अभी सिचुएशन क्या है, ये जानने के लिए हम आपको स्टूडियो से लिए चलेंगे ग्राउंड पर, जहां ग्राउंड ही ढूंढने में मुश्किल आएगी, क्योंकि हमारे सहयोगी मौजूद है जगह जगह से। तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे, समझेंगे। अभिषेक उपाध्याय मोनेस्ट्री से हैं, वीरेश पांडे आईटीओ बैराज से हैं, वरुण जैन यमुना बाजार से हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अभिषेक का, जहां पर आप मौजूद हैं। अभिषेक, क्या कंडीशन है, क्या कुछ आपने देखा? देखिए सुनीलता, मैं इस समय यहाँ की जो मोनेस्ट्री मार्केट है वहाँ मौजूद हूँ, और मोनेस्ट्री मार्केट में यहीं से मैंने रिपोर्ट किया था, यहाँ पर गर्दन तक पानी था, इसलिए इस तस्वीर को दिखाना ज़रूरी है। देखिए, और यहाँ पर अब ये पानी निकाला गया है, तो जब पानी निकाला गया है तो उसके बाद के हालात क्या हैं वो भी देखना हमको बहुत ज़रूरी है। ये चूँकि बहुत ही ऐतिहासिक ये मार्केट है, और बाहर से लोग आते हैं, यहाँ जो तिब्बती रिफ्यूजीज़ हैं उनके यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। देखिए, पूरी ये मार्केट तबाह हो चुकी है। अंदर आप देखेंगी तो कीचड़ का, गाद का अंबार लगा हुआ है। अब कुछ लोग अपनी दुकानें यहाँ पर खोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने शटर आपको दिख रहे हैं स्नेहलता, ये सारे के सारे पानी में डूबे हुए थे, और कितना भारी नुकसान हुआ होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति अभी दुकान खोले हैं। आपने अभी दुकान खोला है, पूरा पानी घुस गया। अभी तो सफाई कर रहा हूँ, पानी घुसा हुआ, पानी घुस गया, सब बर्बाद है। सोचा भी नहीं था इतना पानी आएगा। पूरा डूबा हुआ था ये तो, पूरा 12 फुट पानी आया था। यहाँ पर मैं यहाँ तक पानी था जब मैं पहुँचा था सर। और पानी देखो ना, यहाँ ऊपर तक आया था। और
अब कपड़ों की सारा सामान बिक गया, सारा जितने हैं सब के सब नुकसान हुआ होगा। सारा बर्बाद हो गया। कितनी दुकानें होंगी इसके अंदर? यहाँ पे कम से कम 250 के करीब दुकान है। हाँ जी, सब तिब्बती रिफ्यूजी। ऑल आर रिफ्यूजीज हियर। श्रीलता, ये तस्वीर देखिए। अब मैं वही कह रहा हूँ कि बाढ़ के बाद की जो त्रासदी है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। श्रीलता, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, अब जिन लोगों ने भी अपनी दुकानों को खोलना है, चीजों को देखना है, धूप भी नहीं है प्रॉपर की सोचे कि कुछ कुछ जो बचा हो उसे और बचा पाए। चलिए विरेश का रुख करते हैं, ITO बैराज से वो जुड़े हैं, वहां की क्या कंडीशन है, जो तस्वीरें हैं दर्शकों से शेयर करेंगे। विरेश, देखिए स्नेहलता, जो बैराज है वो और यमुना का पानी है, इसे बाढ़ के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन बैराज के जो गेट हैं वो क्यों नहीं खुले, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसकी कोशिश की जा रही है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस पर चढ़कर दिखाएं कि जो इंजीनियर हैं, साथ ही साथ जो ठेकेदार हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और बैराज को खोलने की जो प्रक्रिया लगातार पिछले 4 दिन से चल रही थी, जिसमें केजरीवाल की सरकार असफल साबित हुई थी 48 घंटे काम करने के बाद। उसके बाद से नेवी के जवान बुलाए गए थे मुंबई से, और मुंबई से बुलाने के बाद उन्होंने कोशिश की, लेकिन केवल एक गेट खोल पाए, और एक गेट खोलने के बाद अभी 4 गेट बचे हुए हैं। ये प्रक्रिया एक्सक्लूसिव ABP न्यूज़ के कैमरे पर हम दिखा रहे हैं कि जो इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो सेना के लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो इस काम में लगे हुए हैं कि बाकी बचे हुए जो 4 गेट हैं उन्हें खोल दिया जाए। दिल्ली में बाढ़ के नियंत्रण के लिए इस बैराज का बहुत महत्वपूर्ण है और ये हरियाणा के कंट्रोल में, हरियाणा सरकार, आप दिल्ली के इस बैराज को आप सोच सकते हैं कि कंट्रोल है हरियाणा का, और हरियाणा के कंट्रोल की वजह से यहाँ पर एक नहीं बल्कि चीफ इंजीनियर से लेकर सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे 3 SDO, उनके नीचे JE, पूरा अमला है। संदीप तनेजा इसके चीफ इंजीनियर हैं, लेकिन कभी भी वह यहाँ पर झांकने नहीं आए होंगे, और जिसकी वजह से आज मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली डूब गई, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लाखों अरबों रुपए की जो समस्या है वो समझ लेना चाहिए, संभल जाना चाहिए। सालों साल नहीं झांके तो अब झांक लेना चाहिए, गेट खोल लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जुलाई है। कोई नहीं जानता है मॉनसून अगर अगस्त तक टिकता है तो दिल्ली वालों की क्या कंडीशन होगी। यमुना बाजार में नाव से लगातार शो किया जा रहा था, ऐसी कंडीशन थी वहां पे। उस यमुना बाजार के जो हालात हैं वो दिखाएंगे वरुण जैन। वरुण, आपके कैमरे से क्या कुछ कैप्चर हो सकता है, शेयर कीजिए। देखिए बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं, मैं लाल किले के ठीक पीछे हूं। कल तक यहां पर जो स्थिति थी बेहद खराब थी। 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ था, पानी जरूर निकल गया है, लेकिन अभी भी इस अंडरपास से में इतना पानी है कि कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती। आप देखिए मेरे पीछे, आप सामने तस्वीरों में दिख रहा है, ये 2 ट्रक इस पानी के अंदर घुस गए थे, इस उम्मीद में कि शायद अब पानी का जो लेवल है कम हुआ है और ये निकल जाएंगे, लेकिन आगे जाकर इनके जो छोटे मिनी ट्रक हैं ये अंदर पानी में फंस गए। उसके बाद कुछ इस तरीके से धक्के मारकर यहाँ से पानी से इनको अपना ट्रक बाहर निकालना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, अभी भी हालात जरूर सुधरे हैं, यमुना का लेवल भी डाउन हो रहा है, लेकिन लाल किले के पीछे जो ये मेन रास्ता है यमुना बाजार से आगे निगम बोध और बस अड्डे की तरफ जाने का, ये रास्ता अभी भी दिल्ली वासियों के लिए पूरी तरीके से बंद है। कोई यहाँ पर आए तो अपने चैनल के माध्यम से मैं उनको ये बता दूं कि सारे रास्ते खुल गए, लेकिन इस पानी में उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये पानी अभी भी कम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इतना है कि इसके अंदर गाड़ियां फंस सकती है। आप देखिए, मैं इन लोगों से ही बात करूं, शायद इन्हें अंदाजा नहीं था। भैया बिल्कुल अंदाजा नहीं था, आगे कितना सामने है जी, आपके सामने डूब के आ रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ से अंदाजा नहीं हुआ कि नहीं अंदर नहीं, आदमी पार नहीं हो सकता। कोई रोकने वाला नहीं था कोई रोकने वाला नहीं था, किसी ने बोला नहीं, किसी ने बोला नहीं कि नहीं आगे अभी मत जाओ, पानी ज्यादा गहरा है, खतरा है। वरुण, ये रास्ता किस लिहाज से खोल दिया है जब लोग उसको इससे पार ही नहीं कर सकते? किस तरीके का ये खुला रास्ता है और क्यों खोल दिया गया है? रिस्क में डालने के लिए, ये समझना मुश्किल है। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन वहां का मैनेजमेंट कौन है, इन लोगों की देखरेख के लिए कौन है, किसकी जवाबदेही होती है? क्योंकि अभी भी जुलाई है और बारिश हो तो ये लोग कहां जाएंगे? कुछ उपाय है?
बिल्कुल सही होता है। ये बहुत ही आपने जो सवाल पूछा माकूल सवाल है, लेकिन तस्वीरें दिखा के इसका जवाब दूंगा मैं। आप देखिए अभी तस्वीरें, और मैं बार बार तिब्बती मार्केट की बात इसलिए कर रहा हूँ स्नेहलता, क्योंकि ये एक बड़ी विरासत का प्रतीक है। तिब्बती शरणार्थी जो कैलाश मानसरोवर के उस पार से इस पार एक जमाने में आए, और देखिए अब ये दुकानें खुल रही हैं और यहाँ पर अंदर तक गाद भरी हुई है। कितना भारी नुकसान हुआ इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक आप बात करेंगी तो यहाँ के दुकानदारों का यही कहना है कि इनको कोई खबर नहीं की गई, किसी ने इनका ये कहना है कि अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होती कि पानी छोड़ा जा रहा है या यहाँ कुछ हो रहा है तो यहाँ से ये निकल लेते और निकल जाते तो ये सुरक्षित हो जाते, लेकिन किसी ने बताया नहीं कुछ खबर नहीं लगी पानी आ रहा है। नहीं, खबर तो मिला है, ये खबर आई थी पानी ये सूचना मिला है, लेकिन अब पिछले 20 साल से हम यही हूँ तो इतना बार कभी भी नहीं आया। हमें सरकार ने खबर मिला कि हमको 4-5 लाख पानी छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जब पानी बढ़ता है कि 9 लाख ऊपर छोड़ेगा तब पानी बढ़ता है, तो इतना हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना पानी आएगा, तो हमने अपने हिसाब से रखा हुआ है सामान। आपको ये अंदाजा नहीं था पानी इतना ज्यादा आ जाएगा? बिल्कुल अभिषेक, इतना मैथ्स, इतनी गणित लगाने की जरूरत पड़े कि कितना लाख पानी छोड़े जाने पर उनकी दुकान डूबेगी कि नहीं, ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। यूपी के मेरठ से बड़ी खबर है। कांवड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। कांवड़ियों की गाड़ी हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 15 कांवड़िए झुलस गए हैं। 5 की हालत यहां गंभीर बताई जा रही है। आपको बताएं कि मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग प्रशासन, बिजली विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। मेरठ से यह बड़ी खबर। कांवड़ियों की गाड़ी हाई टेंशन लाइन से टकरा गई और गाड़ी में करंट उतर गया। हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत, 15 कांवड़िए झुलस गए, 5 की हालत जिसमें गंभीर बताई जा रही है। मेरठ से ही हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी की ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। राली चौहान गांव में हुई कांवड़ियों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो औरतें हैं वो बिलख रही हैं, फूट फूट कर रो रही हैं। आखिर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गलती क्या थी कांवड़ियों की, जो वो तो सिर्फ अपने वहाँ से हरिद्वार से पानी भरकर वापस लौट रहे थे। जी, अब कुछ लोगों से, महिलाओं से बात करेंगे। चाची, आप बात करेंगी? अरे मेरे तो 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे मेरे। कहना चाहेंगे? चाची बताइए। भगवान, ये बेचारे जवान वाला कितने मारे, गुस्सा होना चाहिए इनकी। 12 साल का बच्चा था, छोटा सा, 12 साल का था, बिजली ने पकड़ लिया। आपके साथ कौन था? एक लड़का, इसका बच्चा आगे बेटा था, हमारी बहन नहीं है, भांजा था हमारा। वो गलती है, आपको क्या लगता है? लाइनमैन की गलती है, लाइनमैन की गलती है भैया, लाइनमैन की। बालकों ने फोन करा, लाइन काट दो, लाइन काट के गैल जोड़ दी। अरे मेरा बच्चा इसमें रह गया। अरे हमारा खा गया। अरे हमारा लाल, हमारे गाँव में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बच्चे भी नहीं है हमारे गाँव में, हमारे बालक मर गए। ना गाँव में झोपड़ा, ना जंगल में। इस तरह की तस्वीरें हैं मेरठ के राली चौहान गांव की, जहां पर जो महिलाएं यहाँ पर अभी काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठी हुई थी। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रो रो कर इनके हाल जो है वो बेहाल हो गए हैं। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के छोटे बच्चे थे वो गुजर गए। इस करंट की चपेट में आने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी। खबर है यूपी की सियासत से जुड़ी, बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि कल अमित शाह से ओम प्रकाश राजभर मिले। शाह के साथ करीब 45 मिनट तक उनकी मुलाकात चली और बताया जा रहा है कि इसी बैठक में ओम प्रकाश राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी मौजूद थे। आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर, और सूत्रों की माने तो एनडीए में आने पर आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं या कुल मिलाकर के तस्वीर साफ कर सकते हैं।